रचना एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसकी शादी पीयूष नामक एक लड़के संग होती है। लेकिन शादी के बाद रचना को पीयूष का असली चेहरा दिखने लगता है। पीयूष दिन के 24 घंटे बस शराब पीता रहता और अपनी माँ सविता और बीवी रचना को परेशान किया करता। अरे ओ अम्मा, अरे अपनी बहू से कहो मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीकर पार्टी करनी है। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। ये सब क्या नाटक है पीयूष? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि शराब पीकर हमें परेशान मत किया करो। एक तो कुछ काम नहीं करते, ऊपर से हम दोनों को जब देखो तब परेशान करते रहते हो। और नहीं तो क्या। अरे तुझसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी पीयूष कि तू इतना बिगड़ जाएगा। कौनो काम का ठिकाना भी नहीं है, बेशरम कहीं का। बेशरम भी बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ तुमसे शादी करके। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। पीयूष को रचना की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बेल्ट से मारने लगता है। तेरी इतनी जुर्रत, मुझसे इस कदर बात करेगी? ये ले, ये ले। मुझे मत मारो पीयूष, मुझे दर्द हो रहा है। अरे मत मार उसे पीयूष, अरे रुक जा पीयूष, मत मार उसे। अरे पीयूष। पीयूष रचना और सविता दोनों पर भी बहुत अत्याचार करता है और शराब पीकर दोनों की नींद खराब करता है और उन्हें बहुत तंग करता। रचना हाथ गाड़ी चलाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती और पैसे कमाती है। एक रोज, ओए रचना, यार मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी, एक लास्ट बार। मैं इसके बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा फिर। प्लीज प्लीज रचना, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो दोगी प्लीज। मैं तुझ जैसे दुष्ट आदमी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पता नहीं सासू माँ इतनी अच्छी हैं और तुम इतने बुरे कैसे हो गए हो। अरे ये मेरी अम्मा भी कुछ अच्छी नहीं है, ये भी बहुत बुरी है। चुप कर जा कमीने और निकल घर से बाहर। जीना दुश्वार कर रखा है हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मत दो मुझे पैसे, मत दो। ठीक है, ठीक है। पीयूष घर से बाहर चला जाता है और घर से बाहर जाकर गुस्से में रचना की हाथ गाड़ी को जला देता है। सविता और रचना को धुआं सा महसूस होता है और वो दोनों घबराकर घर के बाहर आती हैं और तभी अपनी हाथ गाड़ी को जलते हुए देख रचना के होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया पीयूष? मेरी हाथ गाड़ी, अब मैं क्या करूंगी? कैसे पैसे कमाऊंगी मैं? अरे नालायक लड़के, खुद तो कुछ काम नहीं करता और एक ये हाथ गाड़ी ही थी हमारे पास जिसके भरोसे रचना बहू 2 पैसे कमाया करती थी और अब तूने उसका भी काम तमाम कर दिया। बेशरम कहीं का। तू सपूत नहीं, कपूत है, कपूत। ओ अम्मा, ज्यादा बकर बकर ना करो आप अभी। चुपचाप मुझे पैसे देती तो मैं इसकी हाथ गाड़ी का ये हश नहीं करता। किसने कहा था इससे मुझसे पंगा लेने को? अब भुगतो। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन पीयूष अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो सारा दिन बस शराब और जुए में ही जाया किया करता। रचना अब घर पर ही खाना बनाया करती और टिफिन पैक करके होम टिफिन सर्विस शुरू करती है, जिससे लोगों को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। रचना बहू, आज बहुत ऑर्डर आए हैं ना तुझे, तो एक काम कर, तू खाना बना और मैं सारे टिफिन पर ना ये एक काम करती हूँ, अपना हाथ लगाती हूँ और पैक करती हूँ। ठीक है? इससे समय की भी बचत होगी और काम भी तेजी से हो जाएगा और देर नहीं होगी। ठीक है सासू माँ, आप जैसा ठीक समझे। रचना बड़ी ही मेहनत से फिर से पैसे कमाने लगती है और वो सविता की महंगी दवाइयों के लिए पैसों को साइड में निकाल कर रखती है। सासू माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, इसीलिए मैं ये पैसे साइड में ही निकाल कर रख देती हूँ ताकि ये खर्च न हो। रचना सारे पैसे अलमारी में सहेज कर रख देती है और ये सब पीयूष देख लेता है। अच्छा, तो बेगम साहिबा ने गर्मा गर्म पैसे अलमारी में स्टोर कर दिए हैं। अब तो मैं इन पैसों को लेकर ही रहूंगा। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ता है। रचना या अम्मा को मैं पैसे मांगूंगा तो वो दोनों मुझे पैसे नहीं देंगी, इसलिए मुझे उनसे बिना पूछे ही पैसे लेने होंगे।
पियक्कड़ पीयूष अलमारी में से पैसे चुरा लेता है और ठेके पर जाकर शराब पीता है। जब रचना को ये पता चलता है कि सविता की दवाइयों के लिए रखे गए पैसे पीयूष ने चुराए हैं, तभी पीयूष, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? हाँ, अपनी माँ और बीवी को यूं सताते हुए तुम्हें बार बार बड़ा मजा आता है। अरे वो पैसे सासू माँ की दवाइयों के लिए साइड में संभाल कर रखे थे मैंने, और तुम? छी, लानत है तुझ पर। एक बेटा होने के नाते भगवान तुझ जैसी पनौती औलाद किसी को ना दे। हाँ। ज्यादा बकवास मत करो तुम दोनों, वरना वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। अपनी धमकियां अपने पास ही रखो। सासू माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है, एकदम सही कह रही है वो। अरे तुम जैसे शराबी आदमी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पीयूष गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर वो रचना को बहुत मारने लगता है, और ये सब देख सविता तुरंत घर से भागती है। नहीं, मत मारो, मत मारो। ये ले, आज तो तुझे मैं ऊपर भेज के ही दम लूंगा। ये ले। बेचारी बूढ़ी सविता रात के अंधेरे में गांव की सुनसान सड़कों पर भागती है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर, दरोगा साहब, अरे दरोगा साहब, वो मेरी बहू को मेरा बेटा बहुत मार रहा है दरोगा साहब। एक मिनट अम्मा जी, आप पहले शांति से बैठकर पानी पीजिए। ये लीजिए। दरोगा साहब, जल्दी चलिए, मेरा शराबी बेटा मेरी बहू को बहुत मार रहा है, वो उसे मार देगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को बचा लीजिए। पुलिस टीम फौरन सविता के साथ घर पर पहुंचती है और वो पीयूष को गिरफ्तार करते हैं। पीयूष को गिरफ्तार करने के बाद उसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जेल की सलाखों के पीछे कैद किया जाता है और 6 महीने बाद दोनों कोर्ट रूम में जाकर एक दूसरे को मिलते हैं और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद भी रचना अपनी सास सविता के साथ रहती है और अब तो रचना का एक खुद का ढाबा भी होता है जिसमें वो खुद अपने हाथों से सारा खाना बनाती है और सविता भी उसका हाथ बटाती है। सासू माँ, मैंने कहा ना, आप जाकर आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगी। प्लीज, आपने पूरी जिंदगी बहुत काम कर लिया, अब आराम करने की बारी है आपकी। शुक्रिया बहू, तूने मेरे बेटे से अलग होने के बाद भी मेरा साथ दिया। आज से तुम मुझसे सास मत कहा कर और मैं भी तुझे बहू नहीं कहूंगी। आज से हम दोनों एक दूसरे को माँ बेटी कहकर बुलाया करेंगे, मेरी रचना बेटी। माँ। ग्राहक सास बहू को यूं माँ बेटी के रिश्ते में बंधते देख बहुत खुश होते हैं। सच में रचना बहन, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें देखकर हर एक औरत को हिम्मत मिलेगी कि वो अपने पति का अत्याचार, घरेलू हिंसा बिल्कुल ना सहे और अपने लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए जरूर लड़े। तलाकशुदा होकर भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक नई शुरुआत की। हैट्स ऑफ टू यू। इस तरह तलाकशुदा रचना की कहानी से गांव की बाकी औरतें और आदमी भी प्रेरित होते हैं और रचना अपने ढाबे के जरिए खूब पैसे कमाती और अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करती और साथ ही अपनी सास यानी माँ सविता का भी अच्छे से ख्याल रखती। एक गांव में रघुनाथ कहकर एक गरीब मटका रोटी ढाबे वाला अपनी बीवी सविता के साथ रहा करता था। रघुनाथ इकलौता आदमी था जो पूरे गांव में मटका रोटी बनाया करता। सभी उसके मटका रोटी बनाने की विधि को देखते ही रह जाते। वो ग्राहकों को मटका रोटी के साथ दाल और सब्जी परोसता। गांव वाले बड़े ही चाव से उस मटका रोटी को खाया करते। अरे भाई साहब, क्या लाजवाब स्वाद है इस मटका रोटी का। एक रोटी को मटके पर बनाना ये बहुत ही कठिन है, लेकिन जब हम इसे खा रहे हैं तभी इसका असली स्वाद पता चल रहा है कि इतनी मेहनत से बनाने के बाद इसका स्वाद कितना उम्दा आ रहा है। मजा ही आ गया यार आज तो। अरे रघुनाथ, तुम्हारे हाथ की बनी मटका रोटी का तो पूरा गांव फैन बन चुका है। वाकई में बहुत कमाल की है ये रोटी। मुझे नॉर्मली रोटियां बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इस मटका रोटी को चखने के बाद तो मुझे इससे इश्क हो गया है भाई। धन्यवाद भाई साहब। यूं ही मेरे मटके रोटी ढाबे पर आया कीजिएगा और स्वादिष्ट खाना खाकर सेहतमंद रहा कीजिए।
हर रोज रघुनाथ के मटका रोटी ढाबे पर ग्राहकों का काफी आना जाना लगा रहता है, जिस कारण उसके पड़ोस की गली में जो ढाबा होता है वहां पर गांव वाले जाते ही नहीं हैं और इसीलिए ही उस ढाबे की मालकिन विशाखा रघुनाथ से बहुत जलने लगती है। मटका रोटी, मटका रोटी, मटका रोटी। अरे ऐसा कौन सा जादू इंग्रेडिएंट मिलाता है वो रघुनाथ उस मटका रोटी में, जो पूरा गांव बस उसके मटका रोटी का ही नाम जपता रहता है। उसके कारण मेरे ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना एकदम ना के बराबर हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे अपने ढाबे को ताला ही लगाने की नौबत आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कोई कांड तो जरूर करना होगा। विशाखा अब रघुनाथ का नामो निशान मिटाने की योजना बनाने में जुट जाती है। वो कुछ गुंडों को पैसे देकर कहती है, ये लो तुम दोनों के पैसे। उस रघुनाथ के बच्चे को इतना पीटना कि उसका हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर हो जाए और वो मटका रोटी बना ही ना पाए, और फिर मैं लूंगी उसकी जगह और मैं अपने ढाबे पर मटका रोटी बेचूंगी और गांव वालों को रघुनाथ की गैर मौजूदगी में ना चाहकर भी मेरे ढाबे पर ही आना पड़ेगा मटका रोटी खाने। ठीक है मैडम। अरे आप जैसा कह रही हो हम वैसा ही करेंगे, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। ये हुई ना बात। रात को जब रघुनाथ अपने ढाबे को बंद करके घर जा रहा होता है, तभी वो दोनों गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे खूब पीटने लगते हैं। नहीं, अरे मत मारो मुझे, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ो 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 मुझे, मत मारो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। रघुनाथ चीखता चिल्लाता है, लेकिन वो दोनों गुंडे उसके हाथ की हड्डी ही मरोड़ देते हैं। इस हादसे के बाद रघुनाथ दोनों हाथों से फ्रैक्चर्ड हो जाता है। प्लास्टर तो लगा दिया है, अब आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा रघुनाथ जी। सविता बहन, आपको इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। प्लास्टर के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए, और तो और हाथों का भी मूवमेंट एकदम बंद पूरे 2 महीने के लिए। यही सब फॉलो करना होगा आपको। ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन वो डॉक्टर साहब, इनके हाथ 2 महीने के बाद ठीक से तो काम कर पाएंगे ना? जी ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अगर रोजाना अच्छा खाना पीना मिलेगा और भरपूर आराम मिलेगा तभी तो ये 2 महीने के पहले भी ठीक हो सकते हैं। मैं कुछ दवाइयां भी लिख कर दे रहा हूं आपको। आप हर 15 दिन में मेरे पास वीकली चेकअप के लिए आइएगा। प्लास्टर हर 15 दिन में बदल दिया जाएगा। रघुनाथ अब दिन रात बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और कुछ काम नहीं कर पाता। सविता ही उसे खाना खिलाती है। रघुनाथ का छोटा भाई अमित और रघुनाथ दोनों के माता पिता उन्हें बचपन में ही उस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद रघुनाथ ने ही अमित को संभाला और अभी अमित शहर में पढ़ने गया होता है। रघुनाथ की तबीयत की खबर मिलते ही वो फौरन भागे दौड़े चले आते हैं। अमित 24 घंटे बस रघुनाथ के पास ही रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवर जी, आप सही समय पर आ गए रघुनाथ जी की मदद करने के लिए। अरे सविता भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं रघु भैया का छोटा भाई हूँ। बचपन से उन्होंने मेरी हिफाजत की है। माँ पापा के जाने के बाद मुझे बिल्कुल पापा की तरह संभाला, और वैसे भी मेरे कॉलेज की गर्मी की छुट्टियां हैं अगले 2 महीने तक, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। लेकिन एक बात बताइए, उन गुंडों का कुछ पता चला जिन्होंने रघु भैया का ये हाल किया है? नहीं देवर जी, वो तो इन्हें मारकर फरार हो गए। पुलिस थाने में रिपोर्ट तो दर्ज दी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। रघुनाथ की इतनी बुरी हालत करके वहां विशाखा खुशी से झूमने नाचने लगती है। आज से शुरू होगा विशाखा का राज, जब सभी गांव वाले मेरे ढाबे पर मटका रोटी खाने आएंगे। विशाखा अपने ढाबे पर मटका रोटी बनाने लगती है। वहीं दोनों हाथ फ्रैक्चर्ड होने के बाद भी रघुनाथ बोल बोल कर सविता को मटका रोटी बनाना सिखाता है, और 2 ही दिन में सविता भी मटका रोटी बनाना सीख लेती है और वो ढाबे को फिर से खोलती है और मटका रोटी बनाना शुरू कर देती है। ग्राहक विशाखा के मटका रोटी को नापसंद करते हैं। इसे क्या मटका रोटी कहते हैं? अरे असली मटका रोटी का स्वाद और आकार अलग रहता है? ग्राहकों को बस उल्लू बनाना आता है इन लोगों को।
अरे वो देखो, रघुनाथ का मटका रोटी ढाबा फिर से खुल गया है। चलो चलो भाइयों, उसके ढाबे पर जाकर मटका रोटी खाने का आनंद उठाते हैं। इसे क्या मटका रोटी कहते हैं? अरे असली मटका रोटी का स्वाद और आकार अलग रहता है। हाँ, ग्राहकों को बस उल्लू बनाना आता है इन लोगों को। सभी ग्राहक फिर से रघुनाथ के ढाबे पर ही आ जाते हैं। अरे वाह सविता भाभी, आपके और रघुनाथ भाई के हाथ की बनी मटका रोटी का स्वाद तो एकदम ही सेम है, बिल्कुल किसी जीरोक्स कॉपी की तरह। अरे भाई, मटका रोटी तो सिर्फ इस ढाबे की ही अच्छी बन सकती है। कुछ लोग खुद को ज्यादा ही होशियार समझ बैठते हैं। बड़ी आई मटका रोटी की कॉपी करने वाली। उस विशाखा के ढाबे पर मटका रोटी तो क्या, किसी भी फूड आइटम में स्वाद भी नहीं है। सब कुछ बेस्वाद मिलता है वहां पर, और फ्रेश भी नहीं होता। विशाखा को ये सब देखकर सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने ढाबे के सारे बर्तनों को, सामान को यहाँ से वहां उठाकर पटकने लगती है। जिस बीच उसके सर पर एक आटे की डिब्बी गिरती है और सारा आटा उस पर गिरता है। नहीं, विशाखा हार नहीं सकती, वो रघुनाथ जीत नहीं सकता। मैंने इतनी अच्छी साजिश रची, इतने सारे पैसे दिए उन लोग गुंडों को, लेकिन उन सब का नतीजा क्या मिला मुझे? ये सब चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए मुझे तो। विशाखा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में रास्ते पर चलते चलते कहीं जाती है और अचानक से एक गाड़ी उसे ठोक कर चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उसे हाथों से अपाहिज घोषित कर देते हैं। विशाखा के दोनों हाथ अपाहिज हो चुके थे। वो अब उन दोनों से कुछ काम नहीं कर पाती। अब मैं क्या करूंगी? इन अपाहिज हाथों संग कैसे जीऊंगी मैं? विशाखा को उसके कर्मों की सजा मिल जाती है। वहीं 3 महीने बीत जाते हैं और अब रघुनाथ के दोनों हाथ ठीक हो जाते हैं। वो फिर से ढाबे पर आकर मटका रोटी बनाने लगता है। सविता और रघुनाथ दोनों मियाँ बीवी मिलकर ढाबे को चलाने लगते हैं। सविता, इन पिछले 2 महीनों में तुमने मेरा बहुत साथ दिया। हमारे ढाबे पर एक आंच तक नहीं आने दी और हमारे ग्राहकों को जरा भी निराश नहीं होने दिया। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये ढाबा हमारा है और अगर मैं ढाबे को नहीं संभालूंगी तो कौन संभालता भला? चलिए चलिए अब जल्दी से ड्यूटी पर लग जाइए, आज बहुत सारा ऑर्डर आना है। और देखिए 10 से भी ज्यादा ग्राहक मटका रोटी का इंतजार कर रहे हैं ढाबे के सामने। इस तरह रघुनाथ का मटका रोटी ढाबा सफलता की सीढ़ी पार कर लेता है और धीरे धीरे उसकी ये अनोखी मटका रोटी डिश पूरे देश में, पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। जब वो अपने ढाबे का ऑनलाइन पेज खोलता है, दूर दूर से लोग उसकी मटका रोटी को चखने आते हैं।